वक़्फ़ साहब, मेरा पहला सवाल अमेरिका के हवाले से है। अंदरूनी तौर पे किस हद तक प्रेशर है? मीनाब स्कूल पे होने वाले हमले के ऊपर भी अब तजाद पाया जाता है। ना इजराइल उसे कबूल कर रहा है, ना अमेरिका उसे कबूल कर रहा है। इब्तदाई तौर पे तो दोनों की तरफ से तरदीद तक नहीं आई थी उसकी। अब वो तो जब वो मामला फैला है और उसके ऊपर आने वाले दिनों के ऊपर घेरा तंग होने का मंजरनामा है, तो अब मुखालिफ बयानात आना शुरू हो चुके हैं। इस पे बताइए कि इस पे सबसे पहले अंदरूनी तौर पे मुखालिफत कितनी है? देखिए, ये जंग बिल्कुल बहुत ज्यादा गैर मकबूल है और पहली मर्तबा हम अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत खुलकर ये बात हो रही है कि अमेरिका इजराइल की वजह से इस जंग में गया है या अमेरिका को इजराइल ने इस जंग में धकेला है या खींचा है अपने साथ साथ। यहाँ पर आपके इल्म है कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा अहमियत है। लॉ मेकर्स, जिनको जो सेनेटर्स और मेंबर्स ऑफ कांग्रेस होते हैं, उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। दो सेनेटर्स ने कल बिल्कुल खुल के बात की कि इस अभी तक उनको जो मालूमात फराहम की गई है उससे हरगिज ये नजर नहीं आता कि इस जंग में कोई हिकमत अमली है अमेरिका के पास ऐसी अपनी फतह के लिए, और कोई उनको मतलब यानी कि उन्होंने इसको एक तरह से फ्लॉड स्ट्रेटजी करार दिया। जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से थोड़ी बहुत हिमायत नजर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी वो इस जंग की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अवामी राय आमा है, देखिए अभी एक पोल मेरी नजर से गुजरा है जिसमें 55% से ज्यादा लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी जंग है और अमेरिका को इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। लिंडजी ग्रैहम रिपब्लिकन सेनेटर हैं साउथ कैरोलिना से, वो बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि जी इसमें सऊदी अरब को, यूएई को अपना रोल प्ले करना चाहिए। उन पर बहुत शदीद तनकीद हुई और लोगों ने कहा कि आप खुद चले जाइए। मेगन कैली बहुत मारूफ कमेंटेटर हैं, फॉक्स न्यूज के साथ थी वो, जो कि ज़ाहिर राइट विंग है, कंजर्वेटिव है। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा कीजिए कि खुद जाइए, लड़िए वहां पर जाकर, आप दूसरों के बच्चों को क्यों भेज रहे हैं जंग में। लेकिन जिस तरह से इराक की जंग के जमाने में हुआ था कि बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए थे जंग मुखालिफ, उस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त देखने में नहीं आ रहा। लेकिन ये भी बात है कि जो इराक जंग के हक में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा राय अम्मा थी, क्योंकि 9/11 हुआ था, उस तरह की राय अम्मा इस जंग के हक में भी नहीं है। ना बहुत ज्यादा पैमाने पर कोई मुखालिफ मुजाहरे नजर आ रहे हैं, ना कोई बहुत ज्यादा इंतुजियाज्म, जोश व खरोश नजर आ रहा है। अच्छा सर, इजराइल के हवाले से आप क्या समझते हैं? इजराइल में अंदरूनी तौर पे मुखालिफत वहां पे भी हो रही है। गजा के मामले पे भी मुखालिफत तो थी, लेकिन अब जो है वो तो सर के ऊपर पड़ रही है ना। तो जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो अब जब उनके ऊपर मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं और आज पासदारान इनकलाब कहती है कि हमने इस जंग का ताकतवर तरीन हमला किया जिसने जाके वहां पे अहदाफ को हिट किया। डिफेंस सिस्टम के हवाले से यह है कि उसमें भी लूप होल्स दिखाई दिए। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को कितनी परेशानी हो सकती है इस जंग के खात्मे के बाद? बहुत ज्यादा। देखिए, ज्यादातर मुबस्सिरीन तो ये कह रहे हैं कि ये जंग या इससे पहले जो गजा वाला पूरा मामला था जिस तरह से जारी रखा गया, वो नेतन्याहू ने अपने लिए, यानी अपने बचाव के लिए, आपके इल्म है कि उनको केसेस का सामना है, अपने आप को महफूज रखने के लिए। इजराइल के मामले में एक दुश्वार बात बहुत ज्यादा ये कि वहां पर रिपोर्टिंग उनकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। वो बहुत ज्यादा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसको बाहर आने देने से बहुत ज्यादा रोक रहे हैं। हालांकि वहां पर CNN का क्रू भी मौजूद है, दीगर लोग भी हैं, लेकिन गजा के मामले में भी आपको याद होगा कि इजराइल बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है कवरेज को, और इस मामले में तो और ज्यादा वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा नाखुशगवार हैं, क्योंकि पहली मर्तबा इजराइल को इस नौइयत की जंग का सामना करना पड़ रहा है। मतलब 1967 की वॉर इजराइल के लिए बहुत दुश्वार इस लिहाज से थी कि तमाम जो उनके अरब बड़े जो फौजी ताकत नहीं थी वो मिल के उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, फिर 74 में। लेकिन उसके बाद इजराइल में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो गया था, इनविंसिबिलिटी डेवलप हो गई थी, सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी के जी उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उन पे कोई घर में आके हमला उस तरह से नहीं कर सकता। हमास के जो हमले थे वो जाहिर है वो मुख्तलिफ अंदाज के थे। पहली मर्तबा जो 7 अक्टूबर का हुआ था वो सबसे बड़ा हमला था इजराइल पर। उसके बाद फिर ये था कि जी आयरन डोम है, बाहर से उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। गोरिल्ला कार्रवाइयां तो ठीक है हमास कर रही थी, ये उनके लिए एक शॉक भी है। उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज की वो तवक्को नहीं कर रहे थे, और जाहिर है पॉलिटिकली स्पीकिंग नेतन्याहू तो जाहिर है बहुत डीप ट्रबल में होंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि 11 दिनों में ये जंग अमेरिका और इजराइल को कितने में पड़ी होगी? क्योंकि अगर आप गल्फ ममालिक के अंदर इंस्टॉलेशन को देखें, डिफेंस सिस्टम को देखें, अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम को देखें, या वो जगह देखें जहां पे ये तमाम तर फौजी जाके रिहाइश पजीर थे, उनको भी टारगेट किया गया, तो अब तक नुकसान के हवाले से क्या आरा पाई जाती? जी, यहाँ पर जो बिल्कुल रफ एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, जाहिर है बिल्कुल फौरी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन $1 अरब पर डे का
कहा जा रहा है कि अमेरिका को और $1 अरब पर डे गल्फ स्टेट्स को, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा खर्चा है वो उन जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन है, उनकी तबाही है, उनको ईरान तबाह कर रहा है। फिर जो यूएई में और ज़ाहिर गल्फ स्टेट्स में अमेरिका के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको बहुत बुरी तरह से हिट किया गया है, उनके जो फौजी मराकिज़ हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लस जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, तो जो ट्रेड है उस पर भी, फिर स्टॉक मार्केट के जो नुकसान आते हैं वो अपनी जगह, फिर जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस की वजह से अब यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें, अब जैसे मैं बता सकता हूँ यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं हम $3 गैलन से कम थी प्राइस ये जंग शुरू होने से पहले, इस वक्त ये तकरीबन $4.25 के करीब आ गई है। और जैसा कि अब ईरान ने धमकी दी है कि अगर ये सूरत हाल चलती रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमत 200 तक पहुंच जाएगी, जो कि मतलब एक डरावना ख्वाब होगी। आप ये सोचिए कि जब $100 पर ये हाल हो गया था तो $200 पहुंचेगी तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। और तेल की कीमत बढ़ने का मतलब होता है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो इस जंग की जो इसका जो प्राइस टैग है दैट इज स्टैगरिंग, वो तो इतना स्टैगरिंग है, इतना मतलब हैरान कर देने वाला है कि दुनिया को अंदाजा नहीं था कि इसका इतना हैवी प्राइस टैग होगा। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और जाहिर है जो इंसानी जानों का ज़िया है उसकी तो तलाफी मुमकिन ही नहीं है। उसकी मकाफात तो आने वाले दिनों में, महीनों में, बरसों में कब तक दुनिया चुकाती रहेगी उसका तो कोई तखमीना भी लगाया ही नहीं जा सकता। सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आज की कार्रवाई जो वहाँ पे हुई है, और दूसरा अभी तो दुनिया उस शहर से नहीं निकली थी या उस वजह से नहीं निकली थी जो ज़ेरे ज़मीन मिज़ल के शहर दिखाए गए ईरान की तरफ से, तो अब तो उन्होंने वो अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, कश्तियाँ जो खुदकुश कश्तियाँ कही जा रही हैं, उसके ज़ेरे ज़मीन जो असासे हैं वो दुनिया को दिखा दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बारूदी सुरंगें वहाँ पे बिछाई जाएंगी। तो अगर ईरान इसको बंद करने के लिए तूल दे देता है तो फिर दुनिया को कैसे भुगतना पड़ेगा? और इस ज़मन के अंदर जो भुगत रहे हैं उनका प्रेशर किस हद तक डेवलप होता होता अमेरिका के गले तक आ जाएगा? देखिए यही एक वाहिद रास्ता है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इसको आप जगलर वेन कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल शहरग है वो। 20% दुनिया की तिजारत वहां से होती है, हालांकि वो आप देखें तो 60-65 मील का एक वो पट्टी है, दो जहां समंदर मिलते हैं। फिर और जाहिर ईरान की वहां डोमिनेंस है, क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरा एक तरफ ओमान और यूएई। फौजी लिहाज से देखा जाए तो ईरान की वहां डोमिनेंस है, तो उसको अच्छा। फिर अभी आप देखते हैं कि चीन के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको गुजरने की इजाजत दी गई। अभी अभी मैं देख रहा था कि थाईलैंड के एक जहाज पर हमला हुआ है वहां पर, और गुमान है कि वो ईरान ने किया है। ईरान को मेरा ख्याल है कि अंडर एस्टिमेट किया गया, उसकी दिफाई सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट किया गया, उनका गलत अंदाजा लगाया गया। देखिए हुआ ये कि जिस तरह अफगानिस्तान की जंग में क्विक विक्ट्री मिल गई थी तालिबान की हुकूमत को गिराने में, अक्टूबर में हमला हुआ, दिसंबर में काबुल फॉल हो गया, तो उसका जो था एक हद से ज्यादा खुद एतमादी, वो उसने इराक की जंग को छेड़ दिया। इसी तरह से जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, फौरी तौर पर गए, क्विक इन एंड आउट, उनके सदर को अगवा करके लिया। मेरा ख्याल है इसने एक बहुत ज्यादा एक फॉल्स किस्म का एतमाद बख्शा प्रेसिडेंट ट्रंप को। ईरान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। ये समझा गया कि जैसे ही उनके सुप्रीम लीडर को ये लोग मारने में कामयाब हो जाएंगे तो ईरान की जो कौम है वो निकल आएगी और ईरान बिल्कुल मुजमहिल हो जाएगा, अंदरूनी तौर पर ज़ईफ इतना हो जाएगा कि उसमें लड़ने की सलाहियत बाकी नहीं रहेगी। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। आज 12 दिन से ज्यादा हो गए। ईरान उस दिन यानी जंग के पहले दिन ईरान जितना कमजोर नजर आ रहा था, आज उतना कमजोर ईरान नजर नहीं आ रहा। तो ईरान फाइट बैक कर रहा है। जो सिफारती सतह पर उसको चाइना की और रूस की तायद हासिल है, और जंगी महाज पर आप देखें तो ज़ाहिर इंटेलिजेंस शेयरिंग उनकी रूस के साथ हो रही है। इसी दौरान ये भी खबरें हैं कि उनके सऊदी अरब से भी कुछ रवाबित अब बहाल हो गए हैं। तो ये भी चीजें हैं जिससे कि शायद ईरान को कुछ हौसला मिल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कि आपने कहा कि वो आखिर में जाके जिसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल वो ऐसी चीज है कि जो दुनिया को मजबूर कर देगी कि इस जंग को खत्म किया जाए। अच्छा, आप सर ये बताइए कि अभी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पासदारानी इनकलाब के कमांडर और उसके अलावा अली लारेजानी जो सुप्रीम नेशनल जो कमेटी है उनकी काउंसिल उसके सेक्रेटरी हैं, और उधर अब्बास इराकची और फिर उनके प्रेसिडेंट, वो ये कहते हैं कि हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ख़त्म होगी, क्योंकि 1300 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं तेहरान के अंदर। फिर दोनों तरफ के अहदाफ क्या हैं? यानी अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है,
और बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें यहां भी ये सवाल हो रहा है कि मतलब व्हाट डज अ विक्ट्री लुक लाइक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, कि मतलब आप क्या, आपका एंड गोल क्या है? अगर आपका एंड गोल रिजीम चेंज था तो वो तो इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले से ज्यादा कंसोलिडेट हो गई है उनकी पोजीशन, सोलिडिफाई हो गए। अच्छा, अगर आपका एम ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को वो करना था, तो ईरान तो न्यूक्लियर पावर पहले भी नहीं था, तो उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो सलाहियतें, वो तो जाहिर है इंसानी सलाहियत है, उनके पास लोग तो मौजूद है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पता नहीं, उसके बारे में भी दुरुस्त तरीके से नहीं कहा जा सकता। तो इनके अहदाफ जो है वो तो बहुत ही मतलब एम्बिग्विटी है उसमें, क्योंकि अगर फौरी तौर पर वहां पर रिजीम चेंज हो जाता, जैसा कि आपके जो नाजरीन तारीख में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे मुसद्दिक जो ईरान के वजीर आजम थे, वो नापसंदीदा थे टेस्ट के लिए, तो उनको हटा दिया गया था, तो वो मिशन अकम्प्लिश्ड था कि जी मुसद्दिक को हटा दिया गया है, शाह को इंस्टॉल कर दिया गया है, चले जी अल्लाह खैर सल्ला, काम पूरा, चलो जी हम निकलते हैं यहाँ से। सो वो तो इसमें तो मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया था, यहां पर वो चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की कि ईरान का एंड, ईरान सिंपल सी बात कर रहा है कि अब ये नहीं हो कि जी इस वक्त हम जंगबंदी कर लें और 1 महीने, साल, 2 साल बाद फिर आप ईरान पर हमला कर दें, फिर नए सिरे से ये सब चीजें हो। तो अब मैं तो नहीं समझता इस वक्त कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जो इस चीज को गारंटी कर सके कि आने वाले दिनों, महीनों या सालों में भी ईरान पर कोई दोबारा से हमला नहीं होगा। तो चूंकि ईरान की जो डिमांड है वो इतनी इनटेंजिबल है, मतलब अमेरिका की तो चले टेंजिबल हो सकती थी कि रिजीम चेंज वो नहीं हुआ, चले जी आप उसमें नाकाम हुए, आप हट जाएं, साइड में हो जाए। ईरान की जो डिमांड है वो इतनी इंटेंजिबल, यानी उसको किसी भी तरह से आप मटेरियलाइज होता हुआ देख ही नहीं सकते। कौन कहेगा कि जी आइंदा अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा? अमेरिका कभी लिख के ये बात देगा नहीं, इजराइल कभी ये लिख के बात देगा नहीं, और उन्हें ये लिखने पर मजबूर कौन कर सकता है? यूएन की हैसियत औकात आपके इल्म में है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसको कोई आर्म ट्विस्टिंग उसकी कर नहीं सकता। इसीलिए ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि आप दोनों तरफ से किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, कि वो ईरान को लग रहा था कि जी फोर्स कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की मज़ाहमत ईरान ने दिखाई है उसने तो दुनिया को शशदर कर दिया है, हैरतज़दा कर दिया कि वो कैसे इतनी मज़ाहमत दिखा रहे हैं। अच्छा सर, कैसे मज़ाहमत दिखा रहे हैं, इसी पे मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल है और उनके इत्तेहादी ममालिक हैं, यानी उनके अहदाफ तक हमले रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो तकरीबन कोई 10 के करीब ममालिक बनते हैं जो इस वक्त एक्टिव दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के हवाले से क्या बेचैनी इस वक्त पाई जाती है कि उसके पसे पुश्त जो है वो किसकी हिमायत हो सकती है? क्योंकि यहां तक सामने आया कि स्टीव विटकॉफ ने बाकायदा तौर पे ये कहना पड़ा कि जी राबतों के अंदर ये बात सामने आई है कि रशिया जो है इसके पीछे नहीं है, वो मालूमात शेयर नहीं कर रहा। तो किस तरीके से, क्या फिर तने तनहा ईरान की ही ये कैपेसिटी है या ईरान को कोई ना कोई सहूलत दस्तयाब है? देखिए, जो कराइन है वो तो यही बताते हैं कि रूस और चीन किसी ना किसी सतह पर ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग में। देखिए, अमेरिका को जितना रूस जानता है, दुनिया की कोई और ताकत, कोई और दुनिया की एजेंसीज नहीं जानती जितना अमेरिका को रूस की एजेंसीज जानती हैं। और उसकी तारीख आपको पता है कि कोल्ड वॉर के जमाने से, जब वो सोवियत यूनियन था तो कोल्ड वॉर के इनका तो इंटेलिजेंस शेयरिंग में तो क्योंकि पीट हेग्सेट जो है इनके वजीर दिफा, उन्होंने बाकायदा रूस को वार्न किया कि वो इस जंग से दूर है। फिर जो चीन का मामला है, देखिए चीन सिफारती सतह पर चीन ने बिल्कुल ईरान की तायद की है, प्लस नॉर्थ कोरिया ने जो आज जिस तरह से मिसाइल लॉन्च किए हैं वो भी एक तरह का एक मैसेजिंग है उसकी, अगर आप टाइमिंग देखें। और नॉर्थ कोरिया के बारे में हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया कोई भी कदम चीन की मर्जी, मंशा, तस्लीम और रजा के बगैर वो नहीं उठाते, तो इसलिए इसमें चीन की पोजीशन भी बिल्कुल वाज़ेह। अभी तक चीन और रूस ने बिल्कुल खुल के, जैसे कहते हैं कि बाशिगाफ अल्फाज में या अनएम्बिगुअसली ईरान की तायद, हिमायत या अमली तौर पर कोई मदद करने के लिए नहीं कहा। अपने तौर पर भी देखिए, कोई मुल्क अगर किसी की मदद कर भी रहा हो तो अमली तौर पर, जब तक दो मुल्क जैसे कि इजराइल और अमेरिका अमली तौर पर साथ हैं ईरान के खिलाफ, पसिफिक अगर आप रहते हैं तो फिर वो मामला बहुत लंबा चलता है कि जैसे अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन फंस गया तो पीछे रहकर अमेरिका ने हेल्प करके उसको नुकसान पहुंचाया, वियतनाम में अमेरिका फंस गया तो सोवियत यूनियन ने पीछे रहकर उनको नुकसान पहुंचाया, फिर वो बहुत तवील अरसा गुरिल्ला वॉर चलती है और वो सब कुछ होता है। लेकिन फौरी तौर पर जब दो ममालिक हालत जंग में हो, उसमें अगर कोई पसे पुश्त कोई किसी के पुश्त पे खड़ा भी है तो जब तक वो सामने नहीं आता तो हम जब तक वो सामने नहीं आता उसके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता।